गुड मॉर्निंग। पद्य खंड में जो अगली या आखिरी कविता है वह है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे। हाल ही में हमने इसको पढ़ा था, फिर से एक बार समझते हैं। ये राजेश जोशी जी की लिखी हुई कविता है। बड़ी ही गंभीर कविता कह सकते हैं इसको। एक गंभीर मुद्दा इसमें उठाया गया है। एक ऐसे मुद्दे की बात की गई है जिससे सबका सरोकार है। समाज के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके चलते बहुत भारी नुकसान हो रहा है समाज का, देश का। तो इस मुद्दे को कवि ने यहाँ उठाया है। शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं कहने का अर्थ अगर सीधा एक बात के एक उक्ति के रूप में लें तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन यह एक चिंता का विषय है। इस रूप में यहाँ इसको उद्धृत किया गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक चिंता की बात है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि ने इस कविता में यह प्रश्न भी रखा है कि हम लोगों को इसको इस तरह से सोचना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसको एक सवाल के रूप में देखना चाहिए, न कि एक समस्या की। जैसे हम बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है, बहुत सारा एक्सीडेंट हो गया, रोड पर लोग नियम नहीं मानते हैं, ऐसी बातें हम घर में बैठकर करते हैं। लेकिन जब खुद चलते हैं रोड पर तो ट्रैफिक नियमों को बहुत सुविधा के हिसाब से मानते हैं। हेलमेट आगे लटका लेते हैं लेग गार्ड में और चलते रहते हैं। पुलिस को देखा तो पहन लिया। ये स्वभाव होता है मनुष्य का, जो कि निस्संदेह गलत है, बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समस्याओं को हमें एक सवाल के रूप में देखना चाहिए और उनके उत्तर ढूंढने चाहिए कि इनका उत्तर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और ऐसा क्यों हो रहा है। तो कवि ने इस कविता में यह बात भी उठाई है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह एक बात है, होना ये चाहिए हमारे दिमाग में कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। बच्चों को तो काम पर जाना नहीं चाहिए। बच्चों का काम है खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, तंदुरुस्त बनना, भविष्य के लिए तैयार होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, कई तरह के कौशल सीखना, जिससे वो आगे चल के अपना योगदान समाज को और देश को दे सकें। तो उसके बजाय वो काम पर जा रहे हैं। काम से मतलब है कि मजदूरी कर रहे हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, यह सबके मन में होना चाहिए। और जब क्यों हो रही है मन में आएगी बात, तो आप उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जब आप उत्तर ढूंढेंगे तो आप किसी न किसी रूप में उसको ठीक करने के लिए भी अपना थोड़ा बहुत ही योगदान जरूर देंगे कि ये क्यों हो रहा है। और जब आपको पता चलेगा इसलिए हो रहा है, तो आपके मन में यह बात रहेगी कि ऐसा इसलिए हो रहा है, तो इसको नहीं होना चाहिए। तो इसका फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि अरे मेरे करने से क्या होगा। नहीं, फ़र्क पड़ता है। हर एक आदमी के करने से कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता ही है, क्योंकि एक देश जो होता है वो वहाँ की जनता से होता है। देश का अस्तित्व जनता से होता है। जनता में हर वो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर कोई आता है और सबका कुछ ना कुछ योगदान उसके विकास और विनाश दोनों में होता है। अगर उसकी उन्नति हो रही है तो हर एक जनता का उसमें कुछ ना कुछ योगदान है। अगर उसमें कोई अवनति हो रही है, कोई खराबी आ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं सबका योगदान होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो चीज़ों को गहराई से लेने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। तो कवि ने यहाँ जो बातें कही हैं एक बार उनको पढ़ते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। सड़कें कोहरे से ढकी हुई है, सर्दियों का मौसम है। सुबह के समय जब आप रजाई में घुसे होते हैं, जब आप सोचते हैं कि थोड़ा धूप आ जाए बाहर,
तब निकलते हैं। पढ़ना भी है तो आप बिस्तर पर ही पढ़ने लगते हैं, सोचते हैं कि बड़ी ठंड है बाहर। उस समय उस कोहरे से ढकी सड़कों पर बच्चे जा रहे होते हैं अपने काम पर। कैसे काम पर जा रहे होते हैं? कोई मजदूरी करने जा रहा होता है खेतों में अपने माता पिता के साथ या किसी और के साथ। कोई फैक्ट्रियों में काम करने जा रहा होता है, जैसे कालीन फैक्ट्री बड़ी प्रसिद्ध है जहाँ बच्चों से काम करवाया जाता है। कालीन पर जो डिज़ाइनें बनाई जाती है, जो कारीगरी की जाती है, उसके लिए बच्चों को ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनकी उंगलियां छोटी होती है और वो आसानी से छोटे छोटे डिज़ाइन बना सकते हैं, धागे सिल सकते हैं। बड़ी उंगलियों से वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ बच्चों को रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये गलत है। उसमें डिज़ाइन थोड़ा ख़राब बन जाए, थोड़ा अलग बन जाए, थोड़ा बड़ा बन जाए, जिससे क्या परेशानी हो जाएगी? इससे समाज के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ जाएगा? देश के विकास पर क्या अवरोध हो जाएगा उससे? लेकिन अगर बच्चा उस डिज़ाइन को छोटा और बारीक बनाने के लिए वहाँ लगा हुआ है, उसके फेफड़े में उसका जो धागे के टुकड़े हैं, उसके जो रोए हैं वो जा रहे हैं, उसको बीमारी हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई छूट रही है, उसका जो सामान्य जीवन होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है उसको, वो खेल कूद नहीं रहा है, वो ढंग से खाना नहीं खा रहा है, और ऊपर से वो उसके प्रदूषण को अपने अंदर ले रहा है, जो बहुत घातक होता है। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा क्या करेगा? वो 10-12 साल का बच्चा जो होता है वो बीड़ी पीना शुरू करता है, गुटखा खाना शुरू करता है, खैनी खाना शुरू करता है, क्योंकि वहाँ जो बड़े होते हैं वो ये सब कर रहे होते हैं और उनको सिर्फ काम से मतलब होता है, बच्चों के स्वास्थ्य से उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से के कामों में वो जा रहे हैं। और कैसे मौसम में जा रहे हैं, तो यहाँ एक उदाहरण के रूप में लिया गया कि सर्दियों के दिन में जब बाकी लोग अपने घरों में ठिठुर रहे होते हैं या रजाइयों में घुसकर आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो ठिठुरते हुए सड़क पर, कोहरे से भरी सड़क पर जा रहे हैं। तो ये एक भयानक बात है। आगे कहते हैं लेखक कवि, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। इसका असर भयंकर होना है या हो रहा है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। एक रिपोर्ट आप दे रहे हैं, एक वर्णन की तरह इसको लिख रहे हैं, विवरण की तरह लिख रहे हैं या बोल रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं यार, देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं, देखो इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। ऐसा बोल के हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। यह भयानक है। इससे उसके दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है अगर हम सिर्फ बोल के रह जाते हैं। वो जाता ही रहेगा, जो बर्बाद होना है होता ही रहेगा, जो नुकसान होना है होता ही रहेगा। तो सब इस समय, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इसको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, इस तरह से सोचा जाना चाहिए, इस तरह से देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, जब हम सोचना शुरू करेंगे तो हमें इसका उत्तर भी मिलेगा कि इसके कारण क्या क्या है। उनकी आर्थिक मजबूरी, घर चलाने की मजबूरी, माता पिता का अशिक्षित होना, उनको इस बात की गंभीरता की समझ ना होना कि बच्चे काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे क्या होगा, यह न समझ पाना। उसके बाद जो मैंने बताया कि कुछ काम होते हैं, जैसे चूड़ी लहठी, लाह की जो चूड़ियाँ बनती है उसमें बच्चों को लगाया जाता है। तो जब हम प्रश्न की तरह इसको देखेंगे तो हमको ये सारे उत्तर मिलेंगे। फिर हम उन उत्तरों का काट खोजेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर डिज़ाइन बड़ा ही बने तो क्या दिक्कत है, अगर उसमें उतनी बारीकी ना हो तो क्या दिक्कत है? क्या इससे समाज रुक जाएगा चलना? क्या वो कम मुलायम हो जाएगा कालीन? क्या उसके ऐश्वर्य में कमी हो जाएगी? ये तो नज़रिए की बात है कि जो उपलब्ध है उससे और बढ़िया चाहिए, ज़रूरत तो उससे पूरी हो रही है। तो जब हम प्रश्न के रूप में सोचेंगे तो उत्तर मिलेगा, और जब उत्तर मिलेगा तो उसका काट अपने आप हमारे दिमाग में आना शुरू होगा, और जब काट आना शुरू होगा तो हम उस पर कुछ ना कुछ कर ही देंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हम उसका विरोध बातों से भी करेंगे,
जहाँ हो सकेगा काम से करेंगे, तो इसका असर पड़ेगा। तो लेखक कवि कहते हैं, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब आगे कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं, क्या उनको खेलना चाहिए? क्या वो सब अंतरिक्ष में गिर गई पृथ्वी पर से लुढ़क करके? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? आप देखते हैं बच्चों की किताबें कितनी रंग बिरंगी होती है, कितनी आकर्षक होती है, तो क्या उनमें दीमक लग गए? क्या वो किताबें अब नहीं हैं, दुनिया में अस्तित्व में नहीं हैं? क्या उन सबको दीमक ने खा लिया? क्या गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई जो वो खेल नहीं रहे? क्या किताबों को दीमक ने खा लिया कि वो पढ़ नहीं रहे? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या जो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं वो किसी बुरे पहाड़ के नीचे दब गए, किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए? तो ये सब सवाल उठा रहे हैं कल कि बच्चे खेल क्यों नहीं रहे हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं जो काम पर जा रहे हैं। क्या उसका कारण ये सब है? अंतरिक्ष में गेंदें गिर गई, दीमकों ने किताबें खा लिया, खिलौने सारे काले पहाड़ के नीचे दब गए। काला पहाड़ एक काल्पनिक पहाड़ है जिसको कहते हैं, वो थोड़ा बुरा पहाड़ के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। किसी चीज़ को बुरा कहना होता है तो उसको काला कह देते हैं, अंधेरा कह देते हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? जितने भी मदरसे, जितने भी स्कूल थे, क्या सब किसी भूकंप में ढह के ख़त्म हो गए कि बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं पढ़ने? क्या सारे मैदान जहाँ बच्चों को खेलना चाहिए, सारे बगीचे जहाँ पेड़ों पर चढ़ के फल तोड़ना चाहिए, कूद फांद करना चाहिए, क्या घरों के आंगन जहाँ बच्चे किलकारी मारते हुए खेलते रहते हैं अपने घरों में, सब खत्म हो गए हैं एकाएक कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है तो वो काम करने जा रहे हैं? असल में कवि यह कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गेंदें भी हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, आंगन भी है, बगीचे भी हैं, मैदान भी है, फिर भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह कितना भयानक है। कवि यह कहना चाहते हैं कि यह कितना भयानक है कि ये सब चीज़ें उपलब्ध है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? हमारा समाज ऐसा क्या बुरा हो गया, इतना क्या निष्ठुर हो गया कि उसे यह दिखाई नहीं देता कि बच्चे अगर काम करेंगे तो उनका स्वास्थ्य खराब रहेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी, वो खेल कूद नहीं पाएंगे, अपना वो जो जीवन का जो एक भाग है उसको उस रूप में नहीं जी पाएंगे जैसे उनको जीना चाहिए, और बड़े होकर वो क्या कर पाएंगे फिर? जब तक जिएंगे मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, न कोई शिक्षा उनके बीच आएगी, न कोई खेल कूद, न कोई मनोरंजन, न कोई आनंद, वो नशे में डूबेंगे और जवानी में मर जाएंगे। तो देश का क्या होगा अगर कोई जवान ही ना हो? तो देश कैसे चलेगा? समाज का क्या होगा अगर सब बीमार हो जाएं, सब कमज़ोर हो जाएं? तो ऐसा देश किस काम का रहेगा? इन चीज़ों पर लोग नहीं सोच रहे हैं, कभी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं। तो आगे कहते हैं, अगर ऐसा हो गया है, अगर सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं, सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे अगर दब गए हैं, अगर भूकंप में सारी इमारतें ढह गई हैं मदरसों की, अगर बाग बगीचे, आंगन, मैदान सब खत्म हो गए हैं, तो फिर बचा क्या है? तो फिर बचा ही क्या है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि यह हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो फिर इस दुनिया में बचा क्या है? और अगर ऐसा हो जाए तो कितना भयानक होगा कि सारी गेंदें गायब हो जाएं, सारे खिलौने दब जाएं, सारी किताबें दीमक खा लें, सारे मदरसे गिर जाएं, मैदान, बगीचे, आंगन सब खत्म हो जाएं। तो ये तो बड़ा भयानक होगा अगर ऐसा होगा तो। लेकिन
ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये इससे भी भयानक बात है कि ये सब चीज़ें हैं। इनके ना होने से जो भयानकता आती, जितना भयंकर वह स्थिति होती, उससे भी भयंकर यह स्थिति है कि ये सब चीज़ें हैं हस्बे मामूल, मतलब ये सब यथावत हैं, जैसा होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए, जिस स्थिति में होना चाहिए वही हैं, वैसे ही हैं। लेकिन बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सबसे भयानक बात यह है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह स्थित हैं, जहाँ होना चाहिए वहीं हैं, लेकिन दुनिया के हजारों सड़कों पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम करने जा रहे हैं, इन चीज़ों के होते हुए भी। यह सबसे भयानक स्थिति है। इससे भयानक कुछ हो नहीं सकता अगर आप इसको ठीक तरीके से सोचें, तो इससे भयानक कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से कवि ने एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे को हमारे सामने रखा और हमें सोचने के लिए एक विषय दिया कि हम इस पर सोचें, और सोचे ही नहीं, इनको एक प्रश्न के रूप में सोचें, इनका उत्तर ढूंढें और उनके काट ढूंढें कि आखिर ऐसा क्या हो कि यह स्थिति बदले, बच्चों को काम पर नहीं जाना पड़े। सबसे पहले तो नैतिक विरोध होना चाहिए इसका। नैतिक विरोध का मतलब कि आप ऐसे किसी चीज़ में शामिल ना हो जिसमें बच्चे काम कर रहे हैं, ये हुआ नैतिक विरोध। कि नहीं, ये बच्चा यहाँ काम कर रहा है, इस रेस्टोरेंट में बच्चा काम कर रहा है, इस होटल में बच्चा काम कर रहा है, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा समोसा। आपके पापा वहाँ चाय पीने जा रहे हैं तो आप मना कीजिए, नहीं आप मत चाय पीजिए, वहाँ बच्चा चाय पिला रहा है। आपको अच्छा लगेगा कि मैं चाय परोसूं पढ़ाई छोड़कर दुकान में? पैसों की ज़रूरत किसे नहीं होती, किसी को ज़्यादा किसी को कम, उसकी स्थिति के हिसाब से। लेकिन हम एक विकल्प के रूप में इसको देखते हैं कि एक बच्चा है, वो भी काम करके कुछ कमा सकता है, उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इसका महत्व नहीं पता है, तो वो अपने बच्चों को भी काम पर लगा देते हैं कि 2 पैसा ये भी लाएगा, उससे मदद होगी। लेकिन अगर वो बच्चा उसके साथ नहीं है तब भी उसका जीवन चलेगा, वो दूसरे विकल्पों पर ध्यान देगा, इस विकल्प को छोड़ करके। एक विकल्प बंद होता है तो 100 खुलते हैं, तो वो तभी दूसरे पर ध्यान देगा जब यह विकल्प उसके सामने नहीं रहेगा। यह विकल्प है तो वो दूसरे पर ध्यान नहीं देते और बच्चे को काम पर भेज देते हैं। तो एक नैतिक विरोध होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा कि हम इसमें अपना सहयोग जरूर देने का प्रयास करें, हम समझाएं लोगों को। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनकी बातें लोग एक बार जरूर ध्यान से सुनते हैं, तो यह बातें हमारे परिवार में उठनी चाहिए कि इसका कैसे विरोध हो, कैसे इस पर रोक लगे। सैकड़ों कानून, सैकड़ों योजनाएं हैं, कानून तो है ही, योजनाएं हैं जिसमें लोगों की मदद की जाती है सरकार की तरफ से। वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। तो एक बच्चा जितना कमा सकता है काम करके, उतना लाभ उसको दूसरे योजनाओं से मिल सकता है। इसकी जानकारी उनको दी जा सकती है, उनकी मदद की जा सकती है उसका लाभ लेने में, उनको और अलग तरह की सुविधाएं दी जा सकती हैं। किसी के पास किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो हम उनको अपनी किताबें दे सकते हैं। अपने माता पिता अगर सक्षम है तो उनको कह सकते हैं कि भाई इस बार दिवाली में मेरे लिए पटाखे मत खरीदिएगा, किताब खरीद लीजिए उस पर। ऐसे ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं। सरकारी स्कूलों में कपड़े, किताबें, खाना तक दिया जाता है, लेकिन बच्चे नहीं जाते हैं, उनको उसका महत्व नहीं पता है, क्योंकि उनके माता पिता को उसका महत्व नहीं पता है। तो हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको समझा बुझा सकते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे मन में यह बात आए कि यह गलत है। अगर हम समझ लेंगे कि यह गलत है तो हम ज़रूर इसका कुछ किसी न किसी रूप में विरोध करेंगे, और जहाँ तक जो हो सकेगा हम करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है इस बात का महत्व समझना।
तो इस तरह से कवि ने इस विषय को उठाया है, हमारे सोचने के लिए एक मुद्दा दिया है, जिसका सामाजिक महत्व है, जिसका देश के लिए महत्व है, जिसका जीवन के लिए महत्व है, मानवता के लिए महत्व है। तो हम इस पर ज़रूर सोचें और जहाँ तक जो हो सके हम ज़रूर करें, जैसा योगदान हम दे सकते हैं इसमें वह दें। तो ये पाठ गद्य खंड हमने ख़त्म कर लिया। अब हम लोग चलेंगे फिर से गद्य नहीं, पद्य खंड हमने ख़त्म किया। अब हम चलेंगे गद्य खंड की ओर अगले क्लास में। उसके बाद फिर कृतिका को ख़त्म करेंगे और तब फिर हम लोग व्याकरण पर चलेंगे। इसी बीच निबंध और पत्र लेखन वगैरह जो भी है, जो राइटिंग सेक्शन होता है, लेखन का जो है, उस पर भी काम करेंगे हम लोग। तो पहले एक बार इसको हम लोग दोहरा लेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। चलिए, धन्यवाद।